हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, बताना चाहूंगा बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 3 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बेणी प्रसाद था। पंडित बेणी प्रसाद की शिक्षा की ओर विशेष रुचि रहती थी। साथ ही इनकी पत्नी भी एक विदुषी महिला थी। अतः बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा पर बाल्यकाल से ही विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में इन्हें घर पर ही संस्कृत की शिक्षा दी गई और 15-16 वर्ष की अवस्था तक इनका यही क्रम रहा। इसके उपरांत इन्होंने माता के आदेश अनुसार स्थानीय मिशन के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया और 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। विद्यार्थी जीवन में इन्हें वाइवल परीक्षा में कई बार पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मिशन स्कूल छोड़ने के उपरांत यह पुनः संस्कृत व्याकरण और साहित्य का अध्ययन करने लगे। कुछ समय के लिए बालकृष्ण भट्ट जमुना मिशन स्कूल में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, पर अपने धार्मिक विचारों के कारण इन्हें पद त्याग करना पड़ा। विवाह हो जाने पर जब इन्हें अपनी बेकारी खलने लगी, तब ये व्यापार करने की इच्छा से कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता था, वहां पर गए, परंतु वहां से शीघ्र ही लौट आए और संस्कृत साहित्य के अध्ययन तथा हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। ये स्वतंत्र रूप से लेख लिखकर हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रों में भेजने लगे तथा कई वर्ष तक प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक रहे। भट्ट जी प्रयाग से हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का निरंतर घाटा सहकर 32 वर्ष तक उसका संपादन करते रहे। हिंदी प्रदीप बंद होने के बाद हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य भी इन्होंने कुछ समय तक देखा, पर अस्वस्थता के कारण इन्हें ये कार्य छोड़ना पड़ा। इसी के साथ बात करेंगे इनके हिंदी साहित्य में स्थान को लेकर। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच भाव से भट्ट युग के नाम से अभिहित किया जा सकता है। व्यंग विनोद संपन्न शीर्षकों और लेखों द्वारा एक ओर तो भट्ट जी प्रताप नारायण मिश्र के निकट हैं और गंभीर विवेचन एवं विचारात्मक निबंधों के लिए वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट हैं। भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु इन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी का निबंध लेखक माना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक और सामयिक आदि सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने 300 से अधिक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों का क्लेवर अत्यंत संक्षिप्त है तथा 3 पृष्ठों में ही समाप्त हो जाते हैं। इन्होंने मूलतः विचारात्मक निबंध ही लिखे हैं और इन विचारात्मक निबंधों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 व्यवहारिक जीवन से संबंधित, नंबर 2 साहित्यिक विषयों से संबंधित, नंबर 3 सामयिक विषयों से संबंधित, नंबर 4 हृदय की वृत्तियों पर आधारित। वहीं बात करेंगे कृतियों के बारे में, तो भट्ट जी भारतेंदु युग की देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य थे। प्रयाग में इन्होंने हिंदी प्रवर्धिनी नामक सभा की स्थापना की थी और हिंदी प्रदीप नामक पत्र प्रकाशित करते रहे। इसी पत्र में इनके अनेक निबंध दृष्टिगोचर होते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इनके कुछ निबंधों का संग्रह निबंधावली नाम से प्रकाशित भी करवाया था। निबंध संग्रह साहित्य सुमन भट्ट निबंधावली, उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, नाटक दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, अनुवाद बेड़ी संहार, मृच्छ कटिक पद्मावती। वहीं भाषा को लेकर बात करेंगे तो भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का स्थान बहुत ऊंचा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में भट्ट जी बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी की भाषा में जहां तहां पूर्वी की झलक मिलती है। जैसे समझा
बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। बालकृष्ण वट की भाषा को दो कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। द्वितीय कोटि में आने वाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्कालीन उर्दू, अरबी, फारसी तथा आंगन भाषीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वह हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषा को विषय एवं प्रसंग के अनुसार प्रचलित हिंदीतर शब्दों से भी समन्वित किया है। बालकृष्ण वट की भाषा जीवंत तथा चित्ताकर्षक है। इसमें यत्र तत्र पूर्वी बोली के प्रयोगों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे भाषा अत्यंत रोचक और प्रवाहमयी बन गई। वहीं बात करूंगा शैली के बारे में, तो बालकृष्ण वट की लेखन शैली को दो कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की शैली को परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है। इस शैली में उन्होंने कहानियों और उपन्यास लिखे हैं। द्वितीय कोटि में आने वाली शैली गूढ़ और गंभीर है। इस शैली में भट्ट जी को अधिक नैपुण्य प्राप्त है। उन्होंने आत्मनिर्भर तथा कल्पना जैसे गंभीर विषयों के अतिरिक्त आंख, नाक तथा कान आदि अति समान विषयों पर भी सुंदर निबंध लिखे हैं। आपके निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विशेषता, विवेचना, गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। यत्र तत्र व्यंग और विनोद उनकी शैली को मनोरंजक बना देता है। उन्होंने हास्य आधारित लेख भी लिखे हैं जो अत्यंत शिक्षादायक हैं। भट्ट जी का गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। वर्णनात्मक शैली के बारे में बात करूंगा। वर्णनात्मक शैली में बालकृष्ण भट्ट जी ने व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे। जनसाधारण के लिए भट्ट जी ने इसी शैली को अपनाया। भाषा सरल और मुहावरेदार है, वाक्य कहीं छोटे और कहीं बड़े हैं। विचारात्मक शैली भट्ट जी द्वारा गंभीर विषयों पर लिखे गए निबंध इसी शैली के अंतर्गत आते हैं। तर्क और विश्वास, ज्ञान और भक्ति संभास आदि निबंध विचारात्मक शैली के उदाहरण हैं। इस शैली में भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। भावात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य निबंधों में किया है। वहीं व्यंग्यात्मक शैली के बारे में, तो इस शैली में हास्य और व्यंग की प्रधानता है। वहीं बात करना चाहूंगा इनके निधन को लेकर, तो बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई सन 1914 में हुआ था। लेखकों में उनका सर्वोच्च स्थान है। भट्ट जी ने नाटककार, निबंधकार, लेखक, उपन्यासकार और अनुवादक आदि विभिन्न रूपों में हिंदी की सेवा की और उसे धनी बनाया। साहित्य की दृष्टि से भट्ट जी के निबंध अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इस दिशा में उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम्ब से की जा सकती है। गद्य काव्य की रचना भी सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही प्रारंभ की थी। इनसे पूर्व तक हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको बालकृष्ण भट्ट के जीवन से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।